Namaskar, my name is Rohit Joshi and welcome to all of you on our YouTube channel City Celebrity. हम सब आपका स्वागत करते हैं द ज़ोडिएक वर्ल्ड में एक नए सेशन के साथ, नए सवालों के साथ। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में करते आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपके सवालों के जो हैं वो सही तरह से जवाब दे सकें। आज की जो हमारे पास क्वेरीज़ हैं जो हमने रैंडमली उठाई हैं, अलग अलग हिस्सों से आई हैं पूरे देश में से। तो आज की जो पहली क्वेरी है वो है अमनप्रीत जी की पटियाला से। अमनप्रीत जी का पूछना है कि क्या रंगों का हमारे काम पर असर पड़ता है। अमन जी, आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है और इसका जो रिप्लाई है वो भी काफ़ी रेलेवेंट है। अगर हम रंगों की बात करते हैं, अब सबसे पहले इंद्रधनुष की बात करते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग हैं जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं विबग्योर के नाम से। हम अपनी बॉडी की जब बात करते हैं तो हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं। रेकी की बात करते हैं तो रेकी में 7 चक्रास हैं। उन सब चक्रास के अलग अलग कलर्स हैं और वो जो कलर हैं वो वही कलर हैं जो कि हमारे रेनबो के कलर हैं विबग्योर के हिसाब से। तो जो रंग हैं वो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे हम अगर रंगों की बात करते हैं तो हाँ, ग्रह ना खराब हों कुंडली के हिसाब से तो हम उस रंग को अवॉइड करते हैं। बाकी कोशिश करते हैं कि हम सभी रंगों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें किसी ना किसी तरीके से। जैसे मैं कई अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करता हूँ कि आप डेज़ के हिसाब से कपड़े पहने। जैसे मंडे हो तो वाइट पहने, ट्यूसडे है तो आप रेड पहने, वेडनेसडे है तो आप ग्रीन पहन सकते हैं, थर्सडे को आप येलो पहने, फ्राइडे को आप पर्पल पहने, सैटरडे आप ब्लैक या नेवी ब्लू पहन सकते हैं और संडे आप पिंक पहन सकते हैं। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि आपको इनमें से कोई कलर मना तो नहीं है। जैसे मैं अपनी डेली प्रैक्टिस में कई क्लाइंट्स को कुछ कलर्स मना कर देता हूँ कि आप ये रंग ना पहने। तो जो रंग हैं, जैसे अगर आप अपने कमरे का रंग है, आपके जो घर का रंग है, आप देखें कई बार रंग हमारी ज़िंदगी में बहुत इतना बड़ा रोल प्ले कर देते हैं। अगर आपका मूड ऑफ है तो जो लाइट है, स्काई ब्लू या लाइट ब्लू कलर की लाइट है रूम में, तो वो आपके मूड को एलिवेट करती है। जैसे हम अगर सन्यास की बात करते हैं तो जो येलो कलर है वो सन्यास का कलर है, ठीक है। बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो येलो कलर के कपड़े पहनते हैं, भगवा पहनते हैं साधु, तो ये सन्यास का कलर है। तो जो कलर हैं, हर कलर का अपना एक महत्व है और ये डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी में उस हिसाब से फ़र्क डालते हैं, हमारे काम में फ़र्क डालते हैं, उसको बढ़ाते हैं, कम करते हैं या कई बार न्यूट्रल भी करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा जो रिप्लाई है वो अच्छा लगा होगा और आप डेफिनेटली कोशिश करें डेज़ के हिसाब से कलर पहनने की, तो आपका भी मूड और ज़्यादा एलिवेट रहेगा। जो अगला सवाल है वो हमें सवाल पूछा है रमेश जी ने फिरोज़पुर से। रमेश जी का पूछना है कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, वहमी होने से अगर बाकी लोगों पर असर पड़ रहा है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो वहम करना छोड़ देना चाहिए। देखिए क्या है कि वहम का कोई इलाज नहीं है, किसी हकीम के पास नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं है। तो वहम पंजाबी में या हिंदी में वहम होता है, इसको इंग्लिश में ऑब्सेशन कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन चाहे आपने जिस हिसाब से पूछा है, मैं इसका जो रिप्लाई देना चाहता हूँ वो बड़ा साइंटिफिकली देना चाहता हूँ, जो एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में साइंटिफिक होगा। जो ऑब्सेशन है, जो वहम है, इसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। जो साइकेट्रिक हैं वो इस फॉर्म को भली भांति से जानते हैं। जहाँ कई लोग साइकेट्रिक डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, जो ओसीडी से पीड़ित हैं, आप उनको पूछ के देखें कि उनकी लाइफ कितनी पैथेटिक हो जाती है। उनके फैमिली मेम्बर से पूछें, वो बार बार अपने हाथ धोते रहते हैं, वो अपने घर के लॉक सोने से पहले 10 बार चेक करते हैं, अपनी गाड़ी का लॉक 10 बार चेक करते हैं। फिर वो लोगों को वहम हो जाता है कि मैंने ये काम कर लिया है, अब मैं दोबारा से देखूं ये काम हुआ या नहीं हुआ। दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड ऑब्सेशन, व्हाट वी कॉल्ड वहम। तो अगर हम इसको ज्योतिष से जोड़ते हैं तो जिन लोगों के चंद्र और बुध खराब होते हैं कुंडली में, तो ये रोग उनको बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर में लेके जाता है। तो क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसका जवाब क्या है कि आप अपना बुध और चंद्र इन दोनों को एक ठीक पोजीशन में रखें। तो जो वहम की बीमारी है, जहाँ ओसीडी है,
इसको हम किसी हद तक ओवरकम कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो चंद्रमा के लिए जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि आप अपने जो मदर हैं उनकी ब्लेसिंग्स लेके घर से निकलें, सुबह शाम उनकी ब्लेसिंग्स लें, दूध से अपना मुंह साफ़ करें नहाने से पहले। तो बुध की जो रेमेडी है वो ये है कि आप सिंपल सी आपके घर में हो सकती है कि सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आप एक हरी इलायची खाएं, तो जो मर्करी है वो और स्ट्रॉन्ग होगा आपकी बॉडी में। उसके बाद आप गौशाला में जाके गाय को हरा चारा जो ग्रीन फॉडर है मूंगी साबत दान में वहाँ पे डाल सकते हैं, हरा चारा डाल सकते हैं, पालक दे सकते हैं, तो इससे आपका बुध स्ट्रॉन्ग होगा। बुध को स्ट्रॉन्ग करने का एक बहुत बढ़िया उपाय वो है कि आप अपनी सिस्टर की ब्लेसिंग्स जितनी ले सकें, अपनी बुआ की ब्लेसिंग्स जितनी ले सकें, तो आपका बुध और चंद्र ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट माइंड और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो जब ये वीक हो जाते हैं तो नेचुरली किसी भी इंसान को ये वहम की तरफ लेके जाते हैं। तो अगर आपका बुध और चंद्र ठीक है तो आपका वहम भी ठीक है। तो डेफिनेटली ये इम्पैक्ट हमारी लाइफ में डालते हैं, और जो तरीके हमने बताए हैं इससे हम इसको ओवरकम भी कर सकते हैं। अगला सवाल हमें संजय मिश्रा जी ने पूछा है पुणे से। संजय जी का पूछना है, क्या वास्तु हमारे घर और काम के लिए इम्पॉर्टेंट है? जी हाँ, जो दिशाएं हैं वो दिशा निर्धारित करती हैं, वो एक लिमिट निर्धारित करती हैं हमारी लाइफ में। वास्तु की जब हम बात करते हैं तो वास्तु मतलब वास तुम्हारा, उस जगह पे जहाँ पे आप वास कर रहे हो। अगर हम एनर्जीज की बात करते हैं, वास्तु का बेसिक काम क्या है? लाइट को कंट्रोल करना, हवा को कंट्रोल करना, पानी को कंट्रोल करना, अग्नि को कंट्रोल करना और पृथ्वी। जब ये 5 तत्व हम सही दिशा पे रख देते हैं अपनी अपनी जगह में, जैसे हम बिल्डिंग कोई भी हो, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, जब हम एक बाउंड्री वॉल उसकी क्रिएट कर देते हैं तो उस बाउंड्री के अंदर ईशान कोण अपने आप से जनरेट हो जाता है, अग्नि कोण अपने आप से जनरेट हो जाता है, नृत्य कोण अपने आप से जनरेट हो जाता है, वायव्य कोण अपने आप से जनरेट हो जाता है। तो अग्नि कोण का मतलब ये है कि इस एरिया में अग्नि काफ़ी ज़्यादा है, तो हम अपनी किचन वहाँ पे ले जाएं तो उस घर की जो एनर्जी है वो अग्नि है वो बैलेंस हो जाती है। ईशान कोण पानी की दिशा है, तो हम अपना जैसे समर्सिबल बोर होते हैं, जैसे पंजाब में हैं जहाँ जो मैदानी इलाके हैं, आप रमेश जी पुणे से आए हैं, आपने जो सवाल पूछा है वहाँ पे जो समर्सिबल की है बोरिंग वो इतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाती, वहाँ पे पथरीली जगह है। लेकिन क्या है कि जैसे मैदानी इलाके हैं, हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, तो इन एरियाज़ में जो समर्सिबल बोरिंग होती है वो हम ईशान कोण में कर देते हैं कि वो पानी की दिशा है। जब हम अग्नि को स्टेबल कर लें, पानी को स्टेबल कर लें, वायु को स्टेबल कर लें, तो हमारी लाइफ भी उसी तरह से स्टेबल हो जाती है। तो डेफिनेटली हमारे वर्क प्लेस जो हमारा घर है, अगर वो वास्तु के कंपैटिबल हैं तो कुछ प्रॉब्लम तो लाइफ में वैसे ही आनी है, लेकिन कुछ अननेसेसरी प्रॉब्लम्स होती हैं जो वास्तु की वजह से आती हैं, तो हम इनको ओवर रूल कर लेते हैं। तो इसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं वास्तु को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में। तो होप करता हूँ कि आप भी अपने घर का जो वास्तु है इस हिसाब से रखें, और जितनी एनर्जी जितनी हवा आपके घर में आ सकती है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविज़न आप बनाएं। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जो अगला सवाल है वो हमें पूछा है मोहन शर्मा ने दिल्ली से। मोहन जी का सवाल है कि जैसे जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ से मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती हैं, मुझे क्या करना चाहिए? शर्मा जी, आपने जो सवाल पूछा है नेगेटिव वाइब्स के बारे में, जो वाइब्स हैं, जो एनर्जीज़ हैं, वो हर जगह पे डिफरेंट होती हैं। आप सबसे पहले अपने आसपास चेक करें कि आप जिस ऑफिस में काम करते हैं कि क्या उस ऑफिस का ईशान कोण वो ज़्यादा ऑक्यूपाइड तो नहीं है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स तो नहीं पड़ी हुई, वहाँ पे आपका इन्वर्टर बैटरी तो नहीं पड़ा हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लटर तो नहीं है। सबसे पहले आप अपने ईशान कोण को सेट करें। ईशान कोण मतलब ईश्वर का कोण। जैसे ही आप अपने ईशान कोण को सेट करेंगे तो जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है हेड के ऊपर की वो आपको सूदिंग करना शुरू कर देंगी, क्योंकि जो पॉजिटिविटी आनी होती है वो सबसे पहले ईशान कोण से आनी है। तो हमारे जो वर्क प्लेस है अगर उसका ईशान कोण बहुत अच्छा है तो पॉजिटिविटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला सवाल है वो पूछा है मिस्टर एम के बजाज लुधियाना से।
उनका पूछना है कि मेरी माँ जो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो मेरे सपने में आती हैं, हमेशा ही आती हैं, रेगुलर आती हैं, और क्या ये सही है? देखिए बजाज साहब, ऐसा है कि जब भी कोई इंसान जो इस दुनिया में अब नहीं रहा, जब वो हमारे सपने में आता है, तो ये क्वेश्चन नॉर्मली काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरी नानी मेरे सपने में आती हैं, मेरी दादी माँ मेरे सपने में आती हैं। जो इसकी जो रेलेवेंस है वो देखिए वो इतनी प्रूवन तो नहीं है जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें एक ही चीज़ को हमने देखना है कि सपने में आके वो आपसे कुछ मांगती तो नहीं है। अगर तो वो कुछ डिमांड कर रही हैं तो ये एक थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि वो डिमांड क्यों कर रही हैं। अगर वो डिमांड कर रही हैं तो इसका मतलब है कि जो मोक्ष है वो उनको अभी तक नहीं मिला। हाँ, अगर वो कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ आ रही हैं या सिर्फ ब्लेसिंग्स दे रही हैं, तो बात कुछ और है। लेकिन फिर भी अगर वो आपके सपने में आती हैं तो आप सिर्फ एक उपाय करें कि महीने में अमावस एक दिन आती है, हर महीने में एक अमावस आनी है, तो आप अमावस के दिन सड़क पे किसी भी भिखारी को, और हो सके तो किसी औरत को, किसी लेडी को, अपनी मदर का नाम लेके 3 चपाती, सरसों के तेल में बनी हुई सब्जी और अचार, साथ में एक 10 रुपये का सिक्का, ये आप अपनी मदर का नाम लेके उनको दें और हर अमावस पे दें। तो इससे क्या होगा कि अगर वो आती भी हैं तो कोई नुकसान नहीं है। वैसे भी कोई माँ अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं करती, वो आएंगी तो ब्लेसिंग्स ही देंगी, लेकिन फिर भी आप अपने मन की शांति के लिए ये एक उपाय करें तो आप काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि पूछा है लालिमा शर्मा जी ने जलंधर से। उन्होंने ये सवाल पूछा है, किसी ने मुझे बताया था कि जो बिना वजह खुश रहते हैं उनके ग्रहों पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्या यह सच है कि जो बिना वजह खुश रहते हैं उनके ग्रह उनके ऊपर अच्छा प्रभाव डालते हैं? लालिमा जी, ऐसा है कि जो भी इंसान खुश रहता है अपनी ज़िंदगी में, जो पॉजिटिविटी सभी को दे रहा है, तो अगर आप अपने ग्रंथ पढ़ें, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे ईष्ट हैं, जिनसे हमने नामदान ले रखा है, किसी से भी ले रखा हो, तो उनकी जो फिलॉसफी है वो यही है कि हम खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। हमारे जो कर्मा हैं, जो हमारी ये गुड डीड्स हैं, अगर हम यही कर रहे हैं तो नेचुरली जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो हमसे भी खुशी ही रहेंगे, क्योंकि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं। हेल्प करना किसी को कोई बुरी बात नहीं है। आप खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और आपके प्लैनेट भी ठीक रहेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। तो अगर आप ऐसा कर रही हैं तो इसको कंटिन्यू रखें, इससे आपकी लाइफ में जो फ्लोरिशमेंट है वो और बढ़ेगी, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपकी लाइफ और प्रोग्रेसिव रहे। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि पूछा है गौतम गुलाटी जी ने बेंगलोर से। उनका सवाल है कि मैं 29 साल का हो चुका हूं पर मेरी शादी नहीं हो पा रही है। रिश्ते तो आते हैं लेकिन कहीं पे बात नहीं बन रही, क्या करूं? देखिए गौतम जी, आपके टेबल में एक बड़ा डिफरेंट सा कॉम्बिनेशन है कि आपकी कुंडली में 7 नंबर के शुक्र 7वें घर में ही बैठे हैं। आपकी जो कुंडली है वो मेष लगन की कुंडली है। जब मेष लगन की कुंडली हो और 7वें घर में 7 नंबर राशि में शुक्र देव बैठ जाएं और उनको कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं मिल रहा, पॉजिटिव एस्पेक्ट मतलब ना तो उनको कोई चंद्रमा की दृष्टि मिल रही है, ना उनको बृहस्पति की दृष्टि मिल रही है, तो ऐसी कुंडली जो होती है, इस तरह की कुंडली में जो शादी है वो 32 ईयर से पहले होती ही नहीं है। तो आप मेरे हिसाब से ज़्यादा वर्कआउट ना करें, इतनी ज़्यादा चिंता भी मत करें। जस्ट वेट फॉर द राइट एज, फॉर द राइट टाइम। जब तक आप 32 साल के नहीं होते आपका कोई भी रिश्ता मैच्योर नहीं होगा। इस कंडीशन में आपको कोई उपाय भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सीधा सीधा लिखा है कि अगर 7वें घर में शुक्र अपनी राशि में हो और अगर उनको कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं मिल रहा तो 32 साल से पहले शादी नहीं होनी। तो अभी आपकी उम्र 29 साल है, तो आप वेट करें कि कब आप 32 साल के होंगे, उसके बाद नेचुरली कोई अच्छा सा रिश्ता डेफिनेटली आपके साथ मैच्योर हो जाएगा और आपकी मैरिड लाइफ सही रहेगी। तो आज के सवालों के साथ जो हमारे जवाब थे वो कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि आप सबको वो सेटिस्फाई कर सकें, और अपनी तरफ से हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो क्वेरीज आएंगी उनको इसी तरह से हम
आपके तक पहुंचाएं ताकि आपके जो सवाल हैं आपको सही जवाब मिलें। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल सिटी सेलिब्रिटी फील एमिनेंट। थैंक यू।